अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने मोने से पार्ले से लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमें हैरी पॉटर और पारस के पत्थर का छठा बाब शुरू करना है। प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 का सफ़र। ड्रसली घराने में हैरी का आखिरी महीना मज़ेदार नहीं गुजरा। ये सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वो उस कमरे में ही नहीं रहता था जिसमें हैरी मौजूद होता। आंटी पटूनिया और अंकल वर्नन भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चीखना चिल्लाना भी छोड़ दिया था। दरअसल उन्होंने अब इससे बात करना ही बंद कर दी थी। उनके दिल में दहशत भी था और गमो गुस्सा भी। इसीलिए वो लोग ऐसा बर्ताव करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो सिरे से ही खाली हो। हालांकि कई मायनों में ड्रिसली घराने के रवैयों में सुधार रोनुमा हुआ था, मगर थोड़े ही दिनों बाद हैरी को इस अदम तवज्जो माहौल से उकताहट होने लगी थी और वो अक्खड़ अक्खड़ सा रहने लगा था। हैरी ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहता था और इसकी नई उल्लू ही इसकी इकलौती साथी थी। उसने इसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया था। उसे ये नाम जादुई तारीख नामी किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता था और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि आंटी पतूनिया ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दी थी, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वो एक चुरमई कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज पर यकम सितंबर तक की तारीखें लिखी हुई थी। अगस्त के आखिर दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल वर्नन से बात कर ली जाए। इसीलिए वो नीचे ड्राइंग रूम में आया, जहां ड्रजली अफराद टेलीविजन पर एक क्विज प्रोग्राम देख रहे थे। वो थोड़ा सा खांसा ताकि उन लोगों को ये मालूम हो जाए कि वो वहां पर मौजूद है। डडली उसे देखकर चीखा और कमरे से भाग गया। और अंकल वर्नन, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अंकल वर्नन ने महज हूं करके बताया कि वो सुन रहे हैं। मम, मुझे कल हॉगवर्ड जाने के लिए किंग क्रॉस स्टेशन जाना है। अंकल वर्नन टेलीविजन पर निगाहें जमाए हंकारे। आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? हैरी ने कहा। अंकल वर्नन की आवाज पर हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ ही हो सकता है। शुक्रिया, हैरी ने धीमे से कहा। वो ऊपर जाने वाला था कि उसी वक्त उसके कानों में अंकल वर्नन की चिड़चिड़ी सी आवाज सुनाई दी। रेलगाड़ी से भी कोई जादूगरों के स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के कालीन क्या पंक्चर हो गए हैं? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे ये स्कूल है कहाँ पर? अंकल वर्नन ने कटीले लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया था। उसने अपनी जेब से वो टिकट बाहर निकाल लिया जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे किंग क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 पर 11 बजे की रेलगाड़ी पकड़नी है। उसकी आंटी और अंकल वर्नन ने अजीब सी निगाहों से उसको घूरा। कौन से प्लेटफॉर्म से? अंकल वर्नन ने लफ्ज चबा कर पूछा। पौने 10, हैरी ने मुख्तसरन कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, अंकल वर्नन ने तिनक कर कहा। प्लेटफॉर्म पौने 10 का कोई वजूद ही नहीं है। ये मेरे टिकट पर लिखा है। हैरी ने उलझना मुनासिब नहीं समझा। पागल हैं, अंकल वर्नन ने हुंकारते हुए कहा। वो सब के सब पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है? हम तुम्हें किंग क्रॉस स्टेशन तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतनी जहमत कभी गवारा नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना रवैया अपनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल लेके जाना है, अंकल वर्नन ने गुस्से से जवाब दिया। जब तक के वो इसकी कमबख्त दुम खत्म नहीं होगी तब तक वो स्मेल्टिंग कैसे जा सकता है? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया था। उसे इतनी बेचैनी और घबराहट हो रही थी कि वो दोबारा नहीं सो पाया। वो बिस्तर से उठा और अपना दूसरा लिबास पहना, क्योंकि वो जादूगरी के कपड़े पहनकर रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वो रेलगाड़ी में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ड की फहरिस्त पर नजर डाली ताकि ये इत्मीनान कर ले कि कहीं कोई चीज बाकी ना रह गई हो।
اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ ہیڈوگ کا پنجرا تو ٹھیک طرح سے بند ہے۔ پھر وہ کمرے میں گھومتا ہوا ڈرزلی گھرانے کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ 2 گھنٹے بعد ہیری کا بڑا اور بھاری بھرکم صندوق ڈرزلی کی کار میں رکھ دیا گیا۔ آنٹی پتونیا نے ڈڈلی کو راضی کر لیا کہ وہ ہیری کے پاس بیٹھ جائے، پھر وہ چل دیے۔ 10:30 بجے وہ لوگ کنگ کراس اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ انکل ورنن نے ہیری کی صندوق کو ٹرالی پر پٹکا اور اسے اسٹیشن تک خود دھکیلتے ہوئے لے گئے۔ ہیری نے سوچا اسے ان سے اتنے تعاون کی قطعی امید نہیں تھی، لیکن اسی لمحے انکل ورنن یکدم رک گئے۔ پلیٹ فارم ان کے سامنے تھے اور ان کے چہرے پہ کٹیلی مسکان رقصہ تھی۔ تو تمہاری منزل آ گئی لڑکے، یہ رہا پلیٹ فارم نمبر 9 اور وہ رہا پلیٹ فارم نمبر 10۔ تمہارا پلیٹ فارم ان کے بیچ میں ہی کہیں پہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے وہ اسے بنانا بھول گئے ہیں، ہے نا؟ انکل ورنن کی استہزائیہ آواز ہیری کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ظاہر ہے ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ ایک پلیٹ فارم پر پلاسٹک کی بڑی تختی پر 9 نمبر لکھا تھا اور اس کے اگلے پلیٹ فارم پر 10 نمبر کی تختی دکھائی دے رہی تھی، اور دونوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے امید ہے اسکول میں یہ سال اچھا گزرے گا، انکل ورنن زیادہ دیر چپتی ہوئی آواز میں کٹیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ وہ ہیری کا کوئی بھی جواب سنے بغیر ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ ہیری نے مڑ کر دیکھا کہ ڈرزلی گھرانے کے افراد کار میں بیٹھ کر واپس جا رہے تھے۔ تینوں طنزیہ انداز میں ہنس رہے تھے۔ ہیری کا منہ سوکھنے لگا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ ہیڈوگ کے باعث بہت سے لوگ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے کسی سے پوچھنا ہی ہوگا۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک ریلوے گائیڈ کو روکا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پلیٹ فارم نمبر 9:45 کے بارے میں پوچھ سکتا۔ گائیڈ نے کبھی ہوگورٹ کا نام نہیں سنا تھا، اور جب ہیری اسے یہ بھی نہیں بتا پایا کہ یہ اسکول ملک کے کس حصے میں ہے تو وہ بھڑک گیا، کیونکہ اسے ایسا لگا جیسے ہیری جان بوجھ کر احمق بننے کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہے۔ پریشانی میں مبتلا ہیری نے اس سے 11 بجے جانے والی گاڑی کے بارے میں استفسار کیا، تو گائیڈ نے کہا کہ 11 بجے کوئی ریل گاڑی اسٹیشن سے نہیں جاتی۔ بالآخر گائیڈ وہاں سے تیز قدموں سے چلتا گیا۔ جاتے ہوئے وہ وقت برباد کرنے والوں کے بارے میں بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ ہیری اب بہت کوشش کر رہا تھا کہ وہ نروس نہ ہو۔ پلیٹ فارم پر لگی بڑی گھڑی کے لحاظ سے ہوگورٹ جانے والی ریل گاڑی کے لیے اس کے پاس صرف 10 منٹ کا وقت بچا تھا، اور اسے ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پلیٹ فارم تک کیسے پہنچے۔ وہ اسٹیشن کے بیچ میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کے پاس ایک صندوق تھا جسے وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، جیب میں جادوگروں کے سکے بھرے ہوئے تھے، اور ہاتھ میں ایک بڑا سا پنجرا تھا جس میں الو بند تھا۔ شاید ہیگرڈ اسے یہ بتانا بھول گیا تھا کہ یہاں اسے کیا کرنا ہے۔ جیسے جادوئی بازار میں داخل ہونے کے لیے بائیں طرف کی تیسری اینٹ ٹھونکی گئی تھی تو راستہ بن گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ اپنی چھڑی نکالے اور پلیٹ فارم نمبر 9 اور 10 کے بیچ میں بنے ہوئے ستونوں سے ٹکرائے۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے پیچھے سے کچھ لوگ گزرے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے چند لفظ ہیری کے کانوں میں پڑے۔ پاگلوں سے بھری اور کیا؟ ہیری یکدم گھوما۔ ایک گول مٹول عورت بولتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے 4 لڑکوں سے بات چیت کر رہی تھی جن کے بالوں کا رنگ انگاروں جیسا سرخ تھا۔ ان سبھی کی ٹرالیوں میں ہیری جیسے صندوق رکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جسے وہ دھکیلتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور ان کے پاس ایک الو بھی تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہیری نے اپنی ٹرالی کو دھکیلا اور ان کے تعاقب میں چل پڑا۔ وہ لوگ ایک جگہ رک گئے۔ ہیری بھی وہاں پہنچ کر رک گیا، اتنی قریب تاکہ وہ ان کی باتیں سن سکے۔ اب کون سا پلیٹ فارم ہے؟ بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا۔ 9:45، ایک چھوٹی لڑکی نے سریلی آواز میں کہا۔ اس لڑکی کے بال بھی سرخ تھے اور وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑے ہوئے تھی۔ ممی، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہو جینی، اب چپ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے پرسی، پہلے تم جاؤ۔ سب سے بڑا دکھائی دینے والا لڑکا پلیٹ فارم نمبر 9 اور 10 کے بیچ کی طرف بڑھا۔ ہیری نے اس پر اپنی نظریں جما لیں۔ وہ پوری طرح چوکنا تھا کہ کہیں اس کی پلک نہ جھپک جائے، کیونکہ وہ اس لمحے میں بالکل سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکا دونوں پلیٹ فارموں کے بیچ میں پہنچا، ہیری کے سامنے اچانک سیاحوں کا بڑا جتھا آ گیا، اور جب یہ ہجوم چھٹ گیا تو وہ لڑکا غائب ہو چکا تھا۔
फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल मटोल औरत ने एक लड़के से कहा। मैं फ्रेड नहीं हूँ, जॉर्ज हूँ मम्मी, लड़के ने जल्दी से कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको तो ये भी पता नहीं चलता कि मैं जॉर्ज हूँ। माफ करना जॉर्ज डियर, वो शफकत भरे अंदाज में बोली। मैं तो मजाक कर रहा था, फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने हंसकर कहा और वो चल पड़ा। उसके दूसरे भाई ने उकब से जल्दी करने के लिए कहा। हैरी को तब मालूम हुआ कि दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थीं। वो दोनों जुड़वा भाई थे। फ्रेड ने सचमुच जल्दी ही दिखाई, क्योंकि एक सेकंड बाद ही वो गायब हो गया था। लेकिन उसने ऐसा किस तरह कर लिया था? अब तीसरा भाई पथरीले स्टोन की तरफ तेज रफ्तारी से जा रहा था। वो लगभग उसी जगह पहुंच गया जहां पहले लड़के पहुंचे थे, और तभी यकदम अचानक वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। हैरी को उन लोगों से पूछना ही पड़ेगा। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल औरत से पूछा। हेलो डियर, उसने मुस्कुराकर हैरी की तरफ देखा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो लंबा, दुबला और चटाखों से भरे गालों वाला कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर किस तरह पहुंचा जाता है, गोल मटोल औरत ने मुस्कुरा कर कहा। हैरी ने इस बात में सर हिला दिया और वो शफकत भरे अंदाज में बोली, फिक्र मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के दरमियान के पथरीले स्टोन तक सीधे चलते जाना है। कहीं भी मत रुकना और ये सोचकर मत घबराना कि तुम उससे टकरा जाओगे। ये बहुत अहम है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर है कि तुम दौड़ लगा कर ये काम करो। अब जाओ, रोन से पहले अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्राली घुमाई और पथरीले स्टोन की तरफ घूर कर देखा। ये बहुत ठोस दिखाई दे रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धकेलते हुए निकल रहे थे। हैरी ज्यादा तेज चलने लगा। वो सीधा पथरीले स्टोन से टकराने वाला था, और अगर वो गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्राली पर आगे झुकते हुए वो सरपट भागने लगा। पथरीला स्टोन पास आता जा रहा था। वो रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली अब उसके बस से बाहर हो चुकी थी। वो सिर्फ 1 फीट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टकराने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। लेकिन वो किसी चीज से नहीं टकराया। वो दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप वाला एक सूख रंग का इंजन उसके सामने खड़ा था। प्लेटफॉर्म लोगों के साथ खचाखच भरा पड़ा था। ऊपर एक सुर्ख रंग की तख्ती लटक रही थी, जिस पर प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 के अल्फाज चमक रहे थे। इंजन के सामने एक बड़ी तख्ती लटकी हुई दिखाई दे रही थी, जिसमें हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे के अल्फाज दर्ज थे। हैरी ने मुड़कर कब में देखा तो उसे वही पथरीला स्टोन दिखाई दिया जो प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच में वाकया था। अलबत्ता उसमें लोहे की बनी हुई राहदारी दिखाई दे रही थी। इंजन से निकलता हुआ धुआं प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू करते हुए लोगों के हजूम के सिरों से कुछ ऊपर तैरता हुआ महसूस हो रहा था। बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थीं। हजूम के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटने की आवाजों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो भी आपस में महवे गुफ्तगू हों। इंजन के साथ वाले कुछ डब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर लटक कर अपने वालिदैन और रिश्तेदारों से बातें कर रहे थे, तो कुछ नशिस्तों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली नशिस्त की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलने लगा। वो एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, देखो, मेरा मेंढक फिर गुम हो गया है। क्या करते हो नेवल, उसने बूढ़ी औरत को आह भरते हुए सुना। कुछ लोग घुंघराले बालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस डब्बे का ढक्कन खोल दिया जिसे वो हाथ में पकड़े खड़ा था। जब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर ही बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता चला गया, जब तक उसे रेलगाड़ी के आखिरी सिरे पर एक खाली डब्बा नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला।
اس نے اسے پائیدان کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی، مگر ایک سرا اٹھانا بھی اسے بھاری پڑ رہا تھا۔ 2 بار اس نے اپنے پیروں پر صندوق گرا لیا اور درد کے مارے بلبلا اٹھا۔ مدد چاہیے؟ یہ پوچھنے والا وہی سرخ بالوں والا جڑواں بھائیوں میں سے ایک تھا۔ ہاں براہ کرم، ہیری نے ہامتے ہوئے کہا۔ ارے فریڈ، یہاں آؤ اور مدد کرو، وہ چیخا۔ جڑواں بھائیوں کی مدد سے ہیری کا بھاری صندوق آخر کار ڈبے کے ایک کونے میں صحیح سلامت پہنچ گیا۔ شکریہ، ہیری نے کہا اور اپنے پسینے سے لتھڑے ہوئے بالوں کو آنکھوں سے پیچھے ہٹایا۔ یہ کیا ہے؟ جڑواں بھائیوں میں سے ایک نے اچانک ہیری کے ماتھے پر برق جیسے نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اف خدایا! دوسرے بھائی نے چونک کر کہا۔ کہیں تم… وہی ہے، پہلے بھائی نے یقینی انداز میں کہا۔ ہے نا؟ کیا؟ ہیری کے پلے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ ہیری پوٹر! دونوں جڑواں بھائی ایک ساتھ بول اٹھے۔ اچھا، میرا مطلب ہے… ہاں میں ہی ہوں، ہیری نے کہا۔ دونوں بھائی اپنے پھاڑے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہے اور ہیری کو لگا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی ریل گاڑی کے کھلے دروازے سے ایک آواز تیرتی ہوئی اندر آئی، جسے سن کے ہیری کو فرحت کا احساس ہوا۔ فریڈ، جارج، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آ رہے ہیں ممی۔ ہیری پر ایک اور نظر ڈالنے کے بعد جڑواں بھائی اس ڈبے میں سے باہر کود پڑے۔ ہیری کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا جہاں وہ آدھا چھپا ہوا تھا۔ وہاں سے وہ پلیٹ فارم پر کھڑے سرخ بالوں والے خاندان کو دیکھ سکتا تھا اور ان کی باتیں سن سکتا تھا۔ ان کی ماں نے اپنا رومال باہر نکال لیا تھا۔ رون، تمہاری ناک پر کچھ لگا ہے۔ سب سے چھوٹے بچے نے بچ کر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی ماں نے اسے دبوچ ہی لیا اور اس کی ناک کے سرے کو رگڑنے لگی۔ ممی، اب چھوڑو بھی، اس نے دھکا دیتے ہوئے خود کو گریف سے چھڑایا۔ کیا چھوٹے بچے رونی کی ناک پر ناک لگا تھا؟ جڑواں بھائیوں میں سے ایک نے چھوٹے بھائی کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ چڑچڑا سا دکھائی دے رہا تھا۔ خاموش رہو، رون نے چیخ کر کہا۔ پرسی کہاں ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ ادھر ہی آ رہا ہے، ایک نے جواب دیا۔ سب سے بڑا لڑکا لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بدل کر ہوگورٹ کا لہرانے والا چوگا پہن چکا تھا۔ ہیری نے دیکھا کہ اس کے سینے پر چاندی کا چمکتا ہوا بیج لگا ہوا تھا، جس پر پی کا حرف لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں رک سکتا ممی، اس نے کہا۔ میں آگے والے ڈبے میں ہوں، مانیٹرز کے لیے 2 کمپارٹمنٹ پہلے سے ہی محفوظ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو تم پریفیکٹ ہو پرسی، ایک جڑواں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرسی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بارے میں کچھ تو بتانا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ چھوڑو بھی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے اس بارے میں کچھ کہا تھا، دوسرے جڑواں بھائی نے کہا۔ 1 بار یا 2 بار؟ 1 منٹ، ساری گرمیوں بھر۔ خاموش ہو جاؤ، پرسی نے سخت لہجے میں کہا۔ ویسے پرسی کو کیا نئے کپڑے ملے ہیں؟ ایک جڑواں بھائی نے کہا۔ کیونکہ وہ مانیٹر ہے، اس کی ماں نے لاڈ بھرے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بچوں، تمہارا یہ سال اچھا گزرے، وہاں پہنچتے ہی مجھے الو بھیج دینا۔ انہوں نے پرسی کا رخسار چوما اور وہ چلا گیا۔ پھر وہ جڑواں بھائیوں کی طرف پلٹی۔ اور تم دونوں اس سال ذرا ڈھنگ سے رہنا، اور مجھے ایک بھی الو ملا کہ تم لوگوں نے ٹوائلٹ اڑا دیا ہے یا ٹوائلٹ اڑا دیا ہے۔ مگر ممی، ہم نے تو آج تک کبھی کوئی ٹوائلٹ نہیں اڑایا۔ ویسے یہ عمدہ خیال ہے ممی، آپ کا بے حد شکریہ۔ دوسرا جلدی سے بولا۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، سمجھے؟ اور سنو، رون کا اچھی طرح خیال رکھنا۔ آپ فکر مت کیجئے، ننھے منھے رونی ہمارے ساتھ محفوظ رہے گا۔ بکواس مت کرو، رون نے دوبارہ کہا۔ وہ ابھی سے جڑواں بھائیوں جتنا لمبا ہو چکا تھا اور اس کی ناک اس جگہ پر اب بھی گلابی ہو رہی تھی جہاں اس کی ماں نے رگڑا تھا۔ اچھا ممی، ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ لگاؤ کہ ہمیں کچھ دیر پہلے ریل گاڑی میں کون ملا تھا۔ ہیری فوراً پیچھے کی طرف ہٹ گیا تاکہ وہ اسے باہر جھانکتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ اب جانتی ہیں وہ کالے بالوں والا لڑکا کون تھا جو ہمارے پاس اسٹیشن پر کھڑا تھا؟ جانتی ہیں وہ کون تھا؟ دوسرا بھائی جلدی سے بولا۔ کون ہے؟ گول مٹول عورت نے انکار میں سر ہلایا۔ ہیری پوٹر۔ اچھا ممی، میں ڈبے میں چڑھ کے اسے دیکھ لوں؟ ممی پلیز۔ ہیری کو چھوٹی لڑکی کی آواز سنائی دی جسے گول مٹول عورت نے جینی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ تم نے اسے پہلے ہی دیکھ لیا ہے جینی، وہ بیچارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے تم چڑیا گھر کے جانوروں کی طرح گھورتے رہو۔ کیا واقعی وہی تھا فریڈ؟
तुमने कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा था, उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहां पर है, बिल्कुल बर्फ गिरने की सूरज जैसा, फ्रेड ने संजीदगी से जवाब दिया। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। उसने कितनी मासूमियत और शाइस्तगी के साथ मुझसे रास्ता पूछा। प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए? ये सब छोड़ो, क्या आपको लगता है उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखाई देता था? मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ। उनकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। तुम उससे ये नहीं पूछोगे फ्रेड? बिल्कुल नहीं, ये पूछने की हिम्मत मत करना। उसे स्कूल के पहले दिन ये बात याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, फिक्रमंदी में अपने बाल सफेद मत करो, एक जुड़वा भाई ने कहा। उसी लम्हे सीटी की आवाज सुनाई दी। चलो जल्दी करो, उनकी माँ ने जल्दी से कहा, और तीनों लड़के लपक कर रेलगाड़ी के एक डब्बे में सवार हो गए। फिर वो खिड़की से बाहर झांकने लगा ताकि उनकी माँ उन्हें चूमकर अलविदा कह सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जीनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ड की टॉयलेट की कुर्सी भी भेजेंगे। जॉर्ज मजाक कर रहा था मम्मी, वो जोर से हंसा। रेलगाड़ियां भीगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और इनकी बहन आधी हंसती हुई आधी रोती हुई रेलगाड़ी के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर रेलगाड़ी इतनी तेज हो गई कि वो पीछे रह गई और रुककर अपना हाथ हिलाने लगी। जब रेलगाड़ी एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गई। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी का दिल खुशी के मारे बिल्लियों उछल रहा था। वो नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा था वो कैसी होगी, लेकिन ये तो तय था कि वो जगह इससे तो बेहतर ही होगी जिसे वो पीछे छोड़कर जा रहा था। डब्बे का दरवाजा खुला और सुर्ख बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर चला आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। बाकी सब डब्बों में कोई नशिस्त खाली नहीं है। हैरी ने अपना सर हिलाया और लड़का वहां बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वो ये दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं है। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक स्याह निशान लगा हुआ था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वहां वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग गाड़ी के दरमियानी हिस्से वाले डब्बे में जा रहे हैं। वहां ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन ने बड़बड़ा कर जवाब दिया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, माफ करना, हमने तुम्हें अपना तारुफ तो कराया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये रॉन है हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। ठीक है, हैरी और रॉन ने जवाब दिया। जुड़वा भाई जाते हुए अपने पीछे डब्बे का दरवाजा बंद कर गए थे। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से लाशऊरी अंदाज में निकल गया। हैरी ने महज सर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सर पर? यानी कि उसने रुक के हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपने बालों की लट पीछे खसकाई ताकि वो अपना बर्फ जैसा निशान दिखा सके। रॉन बस घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, मगर मुझे कुछ भी याद नहीं। कुछ भी नहीं? रॉन ने बड़े इश्तियाक से पूछा और उसके चेहरे पे अजीब सा तासुफ फैल गया। बस मुझे बहुत सारी सब्ज रोशनियां याद हैं, और कुछ नहीं, हैरी ने बताया। अच्छा, रॉन ने कहा। वो बैठे बैठे कुछ मिनटों तक हैरी को घूरता रहा। फिर उसे जैसे अचानक समझ आ गया कि वो क्या कर रहा है, और उसने अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करने लगा। क्या तुम्हारे खानदान में सभी जादूगर हैं? हैरी ने सवाल किया। हैरी को रॉन उतना दिलचस्प लग रहा था जितनी कि रॉन के लिए हैरी की शख्सियत दिलचस्प थी। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने चौंक कर जवाब दिया। जहां तक मेरा ख्याल है, मम्मी का दूर के रिश्ते का एक कजन है जो अकाउंट है। फिर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा? हैरी ने पूछा। जाहिर था कि बिजली खानदान उन पुराने जादूगर खानदानों में से एक था जिसके बारे में जादुई बाजार में वो जर्द सूरत लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मागलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। वो लोग कैसे होते हैं? रॉन ने सादगी से पूछा। बहुत बुरे। मगर सभी नहीं, मेरे अंकल और आंटी और कजन बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते, हैरी ने आह भरते हुए कहा। 5। रॉन ने जल्दी से तोसी की। किसी वजह से वो उदास दिखाई दे रहा था।
हमारे खानदान में से हॉगवर्ड जाने वालों में मैं छठा फर्द हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना होगा। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ड से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्यूडिच टीम में कप्तान रहा है, और अब पर्सी मॉनिटर बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे मस्करे हैं। सब मुझसे भी इसी किस्म की तवक्का करते हैं। मैं बाकी भाइयों की तरह अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही ये सब काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने की वजह से मुझे कोई भी चीज़ नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी और पर्सी का पुराना चूहा है। रोन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरे रंग का चूहा निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है और ये किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता ही रहता है। मॉनिटर बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू लेकर दिया है, लेकिन इन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब है मुझे उल्लू की बजाय स्कैबर्स मिल गया। रोन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि वो एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को यह समझ नहीं आया कि उल्लू खरीदने के लिए पैसे ना होने में शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है। 1 महीने पहले तक तो उसके पास भी तो कोई पैसे नहीं रहते थे, और उसने रोन को यह बता दिया। उसने ये भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी भी अपनी सालगिरह पर ढंग के तोहफे तक नहीं मिलते थे। उससे रोन एक बार फिर खुश नजर आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे ये नहीं बताया, तब तक तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं एक जादूगर हूँ, और मैं अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रोन ने घबराकर सांस रोक ली। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। तुमने अ, तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया? रोन ने तेजी से कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि उसे सख्त धचका पहुंचा था। वो दहशत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। जहां तक मेरा ख्याल था, कम से कम तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए था। नाम लेकर मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा। मुझे ये मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत सारी बातें सीखना है। मैं शर्त लगा सकता हूँ। वो जज्बातियत का शिकार दिखाई देने लगा। उसके लबों पर वो बात मचलने लगी जिसके बायस वो गुज़श्ता 1 महीने से परेशान दिखाई दे रहा था। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी जमात में सबसे नालायक तरीन तालिब इल्म साबित होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मागल खानदानों से आते हैं और वो जल्द ही सब कुछ सीख लेते हैं, रोन ने उसकी परेशानी भांप कर कहा। जब वो बातें कर रहे थे तो रेलगाड़ी लंदन शहर से बाहर निकलकर मुज़ाफ़ात में पहुंच चुकी थी। उनकी निगाहों के सामने से गायें, भेड़ों के रेवड़ और खेतों के सिलसिले तेजी से भागते हुए दिखाई दे रहे थे। वो लोग कुछ देर तक खामोश रहे और सरपट भागते हुए खेतों और मवेशियों के बाड़ों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब कंपार्टमेंट के बाहर वाली राहदारी में खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई दी। एक खातून जिसके रुखसारों पर डिंपल पड़े हुए थे, उसने इनके कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए लड़कों? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए वो उछलकर खड़ा हो गया। लेकिन रोन के कान एक बार फिर गुलाबी हो गए थे। उसने धीमी आवाज में बताया कि उसके पास सैंडविच रखे हुए हैं। हैरी दरवाजे के बाहर राहदारी में पहुंच गया। जब वो ड्रजली खानदान के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। चूंकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसीलिए वो जितनी मार्स बार उठा सकता था खरीदने के लिए तैयार था। लेकिन उसका तो उनकी ट्राली में मांस बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बेटी बॉट की हर जायके वाली टॉफियाँ, ड्रॉबल्स की बेहतरीन च्युइंगम, चॉकलेट के मेंढक, कद्दू के समोसे, कड़ाही केक, मलहट्टी की छड़ियाँ और भी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज रह न जाए इस खौफ से हैरी ने हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद ली, और उसने खातून को 11 चांदी के सिकल्स और 7 कांसी के नट्स दिए। हैरी सारे सामान को लेकर कंपार्टमेंट में वापस आया और उसे एक खाली नशिस्त पर रख दिया। रोन उन्हें टिकटिकी लगाकर देख रहा था। बहुत भूख लगी है क्या? रोन ने पूछा। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू के समोसे का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रोन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उनमें से एक को खोल कर देखा और मुंह बसोर कर कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती हैं कि मुझे गाय का नमकीन गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बदल लेते हैं, हैरी ने एक समोसा उठाते हुए कहा। चलो, तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा क्योंकि खासा सूखा हुआ और सख्त है, रोन ने बेचारगी से कहा। मम्मी के पास ज्यादा वक्त नहीं होता, उसने जल्दी से जोड़ा।
तुम तो जानते ही होगे कि हम 5 भाई हैं। कोई बात नहीं, तुम ये समोसा ले लो, हैरी ने कहा, जिसके पास उससे पहले कभी कोई चीज बांटने के लिए नहीं था। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वो कोई चीज मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो और रोन एक साथ वहां बैठकर हैरी के समोसे खा रहे थे। वो सैंडविच के बारे में भूल गए थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेटी मेंढकों का एक पैकेट उठाकर रोन से पूछा। कहीं इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी हैरत अंगेज हादसे के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। नहीं, रोन ने कहा, लेकिन ये देखना कि इसमें से कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास अगरपा नहीं है। क्या? हैरी ने चौंक कर पूछा। ओह हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड होता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 5 कार्ड हैं, पर मेरे पास अगरपा और तलोमी के कार्ड नहीं हैं। रॉन ने वजाहत की। हैरी ने अपने चॉकलेटी मेंढक के पैकेट का कवर हटाया और कोई चीज सरत अंगेजी से बाहर कूदी। इससे पहले कि हैरी कुछ कर पाता, पैकेट से बरामद होने वाला असली मेंढक छलांग मारकर कंपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर निकल गया। हैरी मुंह फाड़े रॉन की तरफ देखने लगा, जो दम बखुद रह गया था। हैरी ने अंदर से निकलने वाले कार्ड पर निगाह डाली। वहां पर कोई था, एक आदमी का चेहरा, जिसने आधे चांद जैसी नफीस ऐनक लगा रखी थी। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई दिखाई दे रही थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूंछें चांदी की तरह सफेद थीं। तस्वीर पर उसका नाम लिखा हुआ था, एल्बस डम्बलडोर। तो ये हैं डम्बलडोर, हैरी ने गहरी सांस लेकर कहा। मुझे अब ये मत कहना कि मैं किसी डम्बलडोर को नहीं जानता, रॉन ने मुंह बसोर कर कहा। मैं एक मेंढक ले लूं? शायद मुझे अगरपा मिल जाए। शुक्रिया। हैरी ने अपना कार्ड पलट कर देखा, जिस पर एक तहरीर दिखाई दे रही थी। एल्बस डम्बलडोर, दौरे हाजिर के हॉगवर्ड के मुंतजिम आला। दौरे जदीद के मशहूर जादूगरों की राय है कि वो एक मायानाज और आला दर्जे के जादूगर हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन अमूर के लिए बेहद मशहूर हैं। 1945 में उन्होंने तारीख जादू के बेहतरीन जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को निहायत उम्दगी से शिकस्त दो चार किया। ड्रैगन के खून के बारे में नए इस्तेमालात का इंकशाफ किया। अपने साथी निकोलस फ्लेमेल के साथ मिलकर कीमियागरी के मुफीद तजुर्बात से जादू नगरी को फ़ायदा पहुंचाया। प्रोफेसर डंबल को सरू खलूद की मौसीकी और 10 घंटी का खेल बेहद पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे ये देखकर बेहद हैरानी हुई कि डंबलडोर का चेहरा गायब हो गया था। उसने रॉन की तरफ देखकर मुस्तफराना अंदाज में देखा। वो चले गए तो तुम उनसे ये उम्मीद तो नहीं कर बैठे थे कि वो सारा दिन तुम्हारे साथ बैठे रहेंगे? रॉन ने कहा। वो दोबारा आ जाएंगे। अरे नहीं, मुझे एक बार फिर मोर्गाना मिल गई। मेरे पास इससे पहले इसके 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम अभी कार्ड इकट्ठे करने शुरू कर दो। रॉन की आंखें एक बार फिर चॉकलेट के मेंढकों के इस ढेर की तरफ मुड़ गईं जो अभी खोले जाने के मुंतजिर थे। जितने चाहे उठा लो, हैरी ने कहा। लेकिन तुम्हें पता है, मागलों की दुनिया में लोग अपनी तस्वीरों से कहीं नहीं जाते। वो वहीं मुंजमद खड़े रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वो लोग बिल्कुल नहीं हिलते? रॉन की आवाज में हैरत झलक रही थी। कैसी अजीब बात है ये। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा कि डंबलडोर एक बार फिर अपने कार्ड की तस्वीर में दुबक कर लौट आए थे और उसकी तरफ देखकर धीमे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मशहूर जादूगर और जादूगरनियों को देखने की बजाय रॉन चॉकलेटी मेंढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। लेकिन हैरी तो उन पर से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। जल्द ही उसके पास ना सिर्फ डंबलडोर और मोर्गाना थे, बल्कि हैंगस्ट के वुडक्राफ्ट, अल्बर ग्रीनॉन, साइरस पार, एस्लीवस और मार्लन के मुतहर्रिक तस्वीरी कार्ड भी जमा हो चुके थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें रीडेवस स्लीवर्ड नामी जादूगरनी से हटाईं, जो अपनी नाक खुजा रही थी। उसने अब बेटी बॉट की हर जायके वाली टॉफियों का थैला खोला। तुम्हें इनके बारे में खबरदार रहना होगा, रॉन ने हैरी को तंबीह की। जब वो कहते हैं कि हर जायके की, तो उनका मतलब होता है कि हर जायके की। तुम्हें चॉकलेट, पुदीना और मुरब्बा जात जैसे जायके तो मिलेंगे ही, मगर इनके साथ साथ तुम्हें पालक, गोश्त और ओजड़ी के जायके वाली टॉफियां भी मिल सकती हैं। जॉर्ज कहता है कि उसे एक बार मक्खी के जायके वाली टॉफी मिल गई थी। रॉन ने एक सब्ज टॉफी उठाई, उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका कोना चबाया। अरे देखो, किला गोभी जैसा जायका। हर जायके की टॉफियां खाने में इनका वक्त बड़ा फरहत अंगेज गुजरता चला गया। हैरी को खोपरे, भुने चनों,
स्ट्रॉबेरी, कुड़ी घास, कॉफी और समुद्री मछली के जायकों वाली टॉफियां खाने को मिली थी। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखाई देने वाली भूरे रंग की टॉफी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रोन छूने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बाद में हैरी को एहसास हुआ कि वो हरी मिर्च के तेज जायके वाली टॉफी थी। इनके कंपार्टमेंट की खिड़की के सामने से गुजरने वाले देहात अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। उनकी जगह अब गहरा और दरख्तों से भरा हुआ जंगल था, जिसके पत्तों में से सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी। कभी कभार दरख्तों का सिलसिला कम हो जाता तो हैरी को वो ऊंची सरसब्ज पहाड़ियां भी दिखाई देती जो दूर परे मौजूद थीं। रेलगाड़ी अब छोटे छोटे मोड़ काट रही थी। कई मुकामात पर छोटी नदियां और चश्मे भी दिखाई दिए। वो कुछ देर बाहर के मंजर से महसूस होते रहे। किसी ने उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। खुले दरवाजे में गोल चेहरे वाला लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर पौने 10 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। माफ करना, वह सुबकियां लेता हुआ बोला। क्या तुम लोगों ने कोई मेंढक देखा है? जब दोनों ने इनकार में सर हिलाया तो वो बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर खो दिया। वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। फिक्र मत करो, वो मिल जाएगा, हैरी ने ढारस बंधाई। खुदा करे, लड़के ने गमगीन अंदाज में कहा। फिर भी अगर तुम्हें दिखाई दे तो बता देना। वो ये कहकर चला गया। मैं नहीं जानता कि वो इतना परेशान क्यों है, रोन ने हैरानी से कहा। अगर मुझे मेंढक मिला होता और मैं उसे इतनी जल्दी गुम कर सकता तो गुम कर चुका होता। मगर जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं स्केबर्स को लाया हूँ, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। चूहा अब भी रोन की गोद में सो रहा था। वो मर भी जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, रोन ने हकारत से कहा। मैंने कल उसे जब्त करने की कोशिश की थी ताकि मैं इसे किसी कदर दिलचस्प बना सकूं, मगर मेरे जादुई कलमे का इस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वो अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और उसने एक बहुत ही खस्ता हाल छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी। उसके कोने पर कोई सफेद चीज बाहर झांक रही थी। यकसिंगे का बाल लगभग बाहर निकल आया है। खैर, रोन खसियाना सा हो गया। उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर हिला। जिस बच्चे का मेंढक खो गया था वो एक बार फिर दरवाजे पर नमूदार हो चुका था, लेकिन अब की बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वो हॉगवर्ड की अपनी नई वर्दी पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेंढक देखा है? नेवल का मेंढक गुम हो गया है, उसने कहा। उसकी आवाज रौबदार और तीखी थी। बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत किसी कदर बड़े और उठे हुए थे। हमने इसे पहले भी बताया है कि हमने कोई मेंढक नहीं देखा, रॉन ने कहा। मगर लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो तो उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? देखते हैं। वो अंदर आकर खाली नशिस्त पर बैठ गई। रोन उसकी बेबाकी पर मुतहैयर रह गया। अच्छा ठीक है, उसने खंकार कर अपना गला साफ किया और बोला। धूप, सूरज, मक्खी और मक्खन की जर्दी की तरह इस चूहे की रंगत को जर्दी में बदल डालो। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसका किनारा चूहे की तरफ झटका, लेकिन वहां कोई तब्दीली नहीं हो सकी। स्कैबर्स का रंग पहले जैसा ही भूरा रहा और रोन के जादू से बेखबर गहरी नींद में डूबा हुआ दिखाई दिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये असली जादुई कलमा ही था? लड़की ने तीखे अंदाज में पूछा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना? मैंने सिर्फ मशक के लिए कुछ आसान जादुई कलमात का इस्तेमाल किया है। वो हमेशा काम करते हैं। मेरे खानदान में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे खत मिला तो मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन जाहिर है मैं बहुत खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि ये जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने निसाब की सारी किताबें पूरी याद कर ली हैं, बिल्कुल जुबानी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं इस तरह दूसरों की बराबरी कर सकूंगी। वैसे मेरा नाम हरमाइनी ग्रेंजर है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने ये सारी बातें बहुत तेजी से कर डाली। रोन और हैरी अचंभे से उसकी तरफ देख रहे थे। जब हैरी ने अपनी गर्दन मोड़कर रोन के हैरत में डूबे हुए चेहरे की तरफ देखा तो उसे राहत का एहसास हुआ। रोन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी निसाब की तमाम किताबें अजबर नहीं थीं। मैं रॉन वीजली हूँ, रॉन ने बड़बड़ा कर कहा। हैरी पॉटर, हैरी ने मुख्तसरन बताया। क्या क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी मालूमात को उम्दा बनाने के लिए मैंने निसाब के अलावा भी कई दूसरी किताबें पढ़ी हैं। तुम्हारा जिक्र जदीद जादुई तारीख, तारीख जादूगर के अरूज जवाल की कहानी और 20वीं सदी के अजीम जादुई हादसात नामी कुतब में तफसील के साथ मौजूद है। क्या सचमुच? हैरी ये सब सुनकर भौंचका रह गया। उफ खुदाया, क्या तुम्हें ये सब नहीं मालूम था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती और मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता। हरमाइनी ने ताज्जुब से क्या कहा।
क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस फ्रीक में जाओगे? मैंने पूछ-गुछ की है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ग्रीफिंडर में रहूं। ये सबसे अच्छा फ्रीक लगता है। मैंने सुना है कि खुद डंबलडोर भी इसी फ्रीक में थे। वैसे मेरे ख्याल से रेवन क्लॉ नामी फ्रीक भी कुछ बुरा नहीं है। खैर, अब हम लोग चलते हैं और नेवल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी वर्दियां पहन लो। जहां तक मेरा अंदाजा है, हम थोड़ी ही देर में मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। और वो चली गई। उसके साथ वो लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुम हो गया था। मैं चाहे जिस फ्रीक में भी रहूं, मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़की उस फ्रीक में कभी ना रहे, रोन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा जादुई कलमात, ये मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगा सकता हूँ कि वो जानता था ये नाकारा है। तुम्हारे भाई किस फ्रीक में पढ़ते हैं? हैरी ने पूछा। ग्रीफिंडर में, रोन ने कहा। एक बार फिर उदासी उसके चेहरे पर कब्जा जमा गई थी। मम्मी और डैडी भी उसी में थे। अगर मैं उस फ्रीक में नहीं जा पाया तो न जाने वो लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि रेवन क्लब भी बहुत बुरा नहीं रहेगा। मगर जरा सोचो, कहीं उन्होंने मुझे स्लेदरन में डाल दिया तो क्या होगा? क्या ये वही फ्रीक था जिसमें वॉल्ड, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन पढ़ता था? हाँ, रोन ने कहा। वो एक बार फिर अपनी नशिस्त पर धम से बैठ गया। उसका चेहरा गहरे तफक्कुरात से शिकन आलूद हो रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबर्स की मूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हो गया है। हैरी ने रोन के दिमाग को फ्रीकों के घन चक्कर से दूर ले जाने की कोशिश की। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों भाई क्या कर रहे हैं? चार्ली रोमानिया में ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रिंगोट्स के लिए कुछ कर रहा है, रॉन ने जल्दी से बताया। क्या तुमने ग्रिंगोट्स का नाम सुना है? इस नाम इस नाम रोजनामा जादूगर के हर सफ़े पर छपता है। मुझे नहीं लगता कि मागलों को यह अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत खुफिया और अहम तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की है। हैरी ने उसे घूर कर देखा। क्या वाकई? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो ये इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं कि ग्रिंगोट्स में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतान जादूगर ही कर सकता है। जब इस तरह का कोई वाकया रोनमा होता है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं। ये खबर हैरी के दिमाग में काफी देर तक घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था, हर बार उसे जैसे डर का कांटा सा चुभ जाता था। उसे लगा ये जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट कहना ज्यादा आरामदायक था। वो इसमें कोई तरद्दुद नहीं महसूस करता था। तुम्हारी क्यूडिच टीम कौन सी है? रोन ने पूछा। हूँ, मुझे एक भी क्यूडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने इतराफ कर लिया। क्या? रोन को जैसे अल्फाज ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी। अच्छा, जरा ठहरो, ये दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वो शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों के जिम्मे अमूर दर्जात की तशरीह करने लगा। वो मुख्तलिफ तरीकों से हैरी को समझाने की कोशिश करता रहा। उसने उन मशहूर खेलों के बारे में भी बताया जो वो अपने भाइयों के साथ खेल और देख चुका था, और जादुई बहारी डंडे के बारे में भी। उसने ये भी बताया कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो किस किस्म का भारी डंडा खरीदना पसंद करेगा। वो हैरी को खेल की बारीकियां समझाने में मगन था कि उसी वक्त कंपार्टमेंट का दरवाजा खुलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। इस मर्तबा दरवाजे पे वो लड़का नहीं था जिसका मेंढक गुम हो चुका था, ना ही वो लड़की जिसने अपना नाम हरमाइनी ग्रेंजर बताया था। 3 लड़के धड़धड़ाते हुए अंदर चले आए। हैरी ने दरमियान वाले लड़के को फौरन ही पहचान लिया था। वो वही जर्द सूरत नोकीले चेहरे वाला लड़का था जो इसे मैडम मेलिकन की चोगों वाली दुकान में मिला था। उसने हैरी में जितनी दिलचस्पी जादुई बाजार में ली थी, अब वो उससे भी ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहिरा कर रहा था। क्या ये सच है? उसने नखुवत भरे अंदाज में कहा। लोग रेलगाड़ी में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है। तो तुम ही हो हैरी पॉटर, है ना? हाँ, हैरी ने मुख्तसरन जवाब दिया। वो बाकी लड़कों को देख रहा था। दोनों ही काफी तगड़े और बहुत काइयां किस्म के दिखाई दे रहे थे। जर्द सूरत लड़के के दोनों पहलुओं में वो कुछ इस तरह खड़े थे जैसे उसके किराए के मुहाफिज हों। अरे हाँ, ये क्रैब और ये गोयल, जर सूरत वाले लड़के ने हैरी की निगाहों को भांपते हुए बड़ी लापरवाही से कहा। और मेरा नाम मेलफॉय है, ड्रेको मेलफॉय। रॉन दबे अंदाज में हंसा, जैसे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रेको मेलफॉय ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है, क्यों? मुझे ये पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने बताया है कि विजली खानदान में सभी सुर्ख बालों वाले होते हैं और उनके सारों पर चट्टाक पड़े होते हैं। उनके घर में इतने सारे बच्चे होते हैं कि जिन्हें वो ढंग से पाल भी नहीं सकते। वो हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा कि जादूगरों के खानदान में दूसरे जादूगरों के खानदानों से ऊंचे होते हैं।
पॉटर, तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे। यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर हैरी ने जवाबन अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है कि मैं खुद ही गलत और सही तरह के लोगों की पहचान कर सकता हूँ। शुक्रिया, हैरी ने सर्द लहजे में जवाब दिया। ड्रेको मेल्फॉय का चेहरा तो सुर्ख नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जर्द गर्दन किसी कदर गुलाबी हो गई थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, तो मैं इस बारे में खबरदार रहता, उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने शाइस्तगी का सबक नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे माँ बाप का हुआ था। वो लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे, तो तुम पर उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रोन दोनों ही खड़े हो गए। रोन का चेहरा उसके सुर्ख बालों की तरह टिमटिमा रहा था और आंखों में दहकते हुए अंगारे भर गए थे। एक बार फिर से कहना, उसने फटते तह से कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे? क्यों? मेल्फॉय ने हकारत से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकल गए तो, हैरी ने फुनकारते हुए कहा। वो अपने अंदर जितनी बहादुरी महसूस कर रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा बहादुर बनने का मुजाहिरा कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गोयल इससे यारों में बहुत बड़े थे। लेकिन हमारा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है ना गोयल? हमने अपना खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी खाना बचा हुआ है, मेलफॉय ने मुस्कुरा कर कहा। गोयल रॉन के पास रखे चॉकलेटी मेंढकों की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, लेकिन इससे पहले कि वो गोयल को छू पाता, गोयल जोर से चीख उठा। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गोयल की उंगली के जोड़ में गहराई तक धंसे हुए थे। क्रैब और मेल्फॉय तेजी से पीछे हट गए। जब बिलबुलाते हुए गोयल ने स्कैबर्स को दायरवी अंदाज में घुमाया और जब आखिरकार स्कैबर्स उछल कर खिड़की से जा टकराया, तो वो तीनों वहां से भाग खड़े हुए। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि मिठाइयों में और भी चूहे छुपे हुए होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की चाप सुन ली थी। एक ही सेकंड बाद दरवाजे पर हरमाइनी ग्रेंजर का चेहरा नमूदार हो गया। यहाँ क्या हो रहा है? उसने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। वो फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने ये भी देखा कि रॉन स्केबर्स की दुम पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे ये लगता है कि ये मर गया है, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्केबर्स को पास लाकर घूरा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, ये तो फिर सो गया है। और वो सचमुच सो रहा था। तुम मेल्फॉय से पहले भी मिल चुके हो क्या? रॉन ने हैरी से पूछा। हैरी ने जादुई बाजार में होने वाली मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके खानदान के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हो गया, तो हमारी तरफ वापस आने वालों में सबसे पहले इसका खानदान ही था। उन्होंने कहा कि इन्हें शहरजदा कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि मेल्फॉय के बाप को तारीख जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर वो हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम लोग जल्दी करो और अपनी वर्दियां पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था, उसने मुझे बताया कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे, है ना? इससे पहले कि हम लोग वहां पहुंच पाए, तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे, हरमाइनी ने कहा। हम नहीं, स्कैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने सफाई पेश की। वो हरमाइनी को घूर रहा था। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो यहाँ से चली जाओ, ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही बचकाना हरकतें कर रहे हैं और राहदारियों में इधर उधर दौड़ रहे हैं, हरमाइनी ने नाक सिकेड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाक पर मैल लगा हुआ है? हरमाइनी के बाहर जाते वक्त रोन ने बड़ी गुस्सीली निगाह उस पर डाली। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे अर्गवानी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिखाई दे रहे थे। रेलगाड़ी की रफ्तार कम होती जा रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेटें उतारी और स्याह लंबे चोगे पहन लिए। रॉन का चोगा थोड़ा छोटा था, इसीलिए चोगे के नीचे से उसके पुराने जूते दिखाई दे रहे थे। उसी वक्त पूरी रेलगाड़ी में एक बुलंद आवाज गूंजी। हम 5 मिनट में हॉगवर्ट पहुंच जाएंगे। अपना सामान रेलगाड़ी में रहने दें, उसे अलग तरीके से स्कूल में पहुंचा दिया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगे। उसने देखा कि रोन अपने रुखसारों के चटाकों के नीचे जर्द हो रहा था। उन्होंने बची हुई अशिया अपनी जेब में ठोंस ली थी और राहदारी में जमा बच्चों की भीड़ में शामिल हो गए।
रेल गाड़ी पहले तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। बच्चे दरवाजे की तरफ जाने के लिए धींगा मुश्ती करने लगे। कुछ ही लम्हों बाद वो एक छोटे से अंधेरे में डूबे हुए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। रात की यकबस्ता हवा के बाईस हैरी पर कपकपी तारी हो गई। उसी लम्हे बच्चों के सरों के ऊपर हवा में तैरती हुई लालटेन दिखाई दी और हैरी को एक जानी पहचानी आवाज कान में सुनाई दी। साल अव्वल के बच्चे इस तरफ आ जाएं। सब ठीक है ना हैरी? ढेर सारे बच्चों के सरों के समंदर के ऊपर हैग्रिड का बड़ा और भालों से भरा हुआ चेहरा लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। चलो चलो मेरे पीछे आओ। साल अव्वल का कोई बच्चा रह तो नहीं क्या? कोई और बच्चा तो नहीं है? जरा संभल के कदम रखना। साल अव्वल के बच्चे मेरे पीछे पीछे चले आए। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वो लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक तंग और ढलवानी रास्ते पर चल दिए। इनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां पर घने दरख्त होने चाहिए। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ नेवल ने, जिसका मेंढक बार बार गुम होता रहता था, एक दो बार नाक से जोर जोर से सूं सूं की आवाज निकाली। तुम लोगों को एक सेकंड में हॉगवर्ट की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ पर मुड़ने के फौरन बाद एक जोरदार हूं की आवाज होगी। तंग घाटी वाला रास्ता इन्हें अचानक एक बड़ी स्याह झील के किनारे पर ले आया। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा किला बना हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें ऊंचे ऊंचे बुर्ज और मीनार दिखाई दे रहे थे। सितारों भरे आसमान में किले की खिड़कियां दूर से चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। तमाम छोटी कश्तियां एक ही वक्त में पानी पर चल पड़ीं और धीमे धीमे अंदाज में पहाड़ की तरफ चलती गईं। शीशे जैसी स्याह झील के पानी में कश्तियां फिसलती हुई महसूस हो रही थीं। सबके सब खामोश थे और सर उठाकर बड़े किले की तरफ टिकटिकी लगाए हुए थे। जैसे जैसे वो उस चट्टान के करीब आए जिस पर किला खड़ा था, वो इन्हें इतना ही ऊंचा दिखाई देने लगा। जैसे ही आग वाली कश्तियां चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड जोर से चिल्लाया, अपने सर नीचे झुका लो। सब बच्चों ने अपने सर नीचे झुका लिए। छोटी कश्तियां इन्हीं चट्टान के अंदर एक सुरंग में लेकर दाखिल हो गईं, जो खूबसूरत पत्तों वाली बैल के पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। वो लोग एक अंधेरी गार में सफर कर रहे थे, जो किले के ठीक नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। फिर वो जमीन के नीचे बनी हुई एक छोटी सी साहिली बंदरगाह पर पहुंचे, जहां में मौजूद चट्टानों और पत्थरों पर वो बामुश्किल उतर पाए थे। सब बच्चों के उतरने के बाद हैग्रिड ने तमाम कश्तियों का अच्छी तरह जायजा लिया कि कहीं कोई बच्चा बाकी ना रह गया हो या किसी की कोई चीज तो नहीं रह गई। ओह, तुम लोग इस कश्ती से उतरे थे, कहीं ये तुम्हारा मेंढक तो नहीं है? हैग्रिड ने एक तरफ खड़े बच्चों को मुखातिब किया। ट्रेवर! नेवल खुशी से चिल्लाया और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वो सब हैग्रिड के ताक़ुब में चट्टान पर बने हुए रास्ते में लालटेन की रोशनी में चल पड़े। उन्हें रास्ते पर चढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो रास्ता घूमता हुआ इन्हें किले के करीब ले आया। वो किले की तारीक साए में नरम और ओसज़दा घास पर पहुंच गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चलकर वो बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए, और तुम? क्या तुम्हारा मेंढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने अपना कवि हैकल हाथ उठाया और दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक दी। ये जो है हमारा बाब मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगले बाब के साथ बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।